यह बच्चा क्या सचमुच मिलने आया था और चला गया? हालांकि थोर ने इसके बारे में सोचने की कितनी भी कोशिश की, वह समझ नहीं पाया कि इस दुनिया में साइन इन जैसी कोई चीज क्यों है। दूसरी ओर वांग यी भी इस बार अपने साइन इन से बहुत संतुष्ट थे। मूलतः बल लगाना उसकी कमजोरी थी, लेकिन अब उसने 9 परत थंडर ब्लेड की बल उत्पादन तकनीक में महारत हासिल कर ली है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब चलो जियांगनान अपने घर वापस चलते हैं। वांग यी ने प्रक्षेपित त्रिआयामी आभासी दृश्य को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। घर जा रहा है। वांग यी को अपने दिल में एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हुई। जियांगन बेस सिटी, यंगजहौ शहर। मिंग्यू समुदाय। मिंग्यू समुदाय में आने के बाद से वांग यी के माता पिता लुओ फैंग के परिवार और आसपास के पड़ोसियों के साथ अच्छी तरह घुल मिल गए हैं और एक आरामदायक जीवन जी रहे हैं। उन्हें बस अपने बेटे की चिंता है जो घर से बहुत दूर है। इसलिए कल जब उन्हें यह खबर मिली कि उनका बेटा आज वापस आ जाएगा, तो वृद्ध दंपति ने तैयारी शुरू कर दी। वांग यी की बहन और उसके परिवार को भी सुबह सुबह बुलाया गया। बूढ़े वांग, आप क्या कर रहे हैं? वांग यी के पिता को अपना सिर उठाकर समुदाय के द्वार की ओर देखते हुए समुदाय के गार्ड रूम में मौजूद बूढ़े व्यक्ति लाओ झांग ने असमंजस में पूछा। क्या तुम्हारा बेटा आज वापस आएगा? वांग यी के पिता के कुछ शर्मिंदा शब्द सुनकर बूढ़े झांग की आंखें चौड़ी हो गईं। आज तो सिर्फ 9 दिसंबर है। क्या हर साल प्रशिक्षण शिविर सिर्फ दिसंबर के आखिरी कुछ दिनों के लिए ही बंद होता है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा बेटा आज वापस आएगा? बूढ़े झांग ने संदेह से पूछा। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में एक बुजुर्ग होने के नाते उसे उस विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर के बारे में कुछ पता था। लाओ झांग की बात सुनने के बाद वांग यी के पिता थोड़े अनिश्चित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने कहा था कि वह आज वापस आ जाएगा। उसने अभी मुझे फोन किया है और वह जल्द ही घर आ जाएगा। क्या सच है? बूढ़े झांग ने अपना सिर छुआ। शायद वह बहुत बुरा था और उसे यह बात गलत याद थी। इस समय वांग यी की माली लैन भी अपने 2 पोतों के साथ आई और वांग यी की बहन और बहनोई भी उनके पीछे पीछे आए। ओह, पूरा परिवार यहाँ है। बूढ़े झांग ने पलकें झपकाईं। पता नहीं क्यों, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनके चाचा वापस आ गए हैं, तो दोनों नन्हे बच्चे बहुत खुश हुए और कम्युनिटी के प्रवेश द्वार पर उछल-कूद करने लगे। उनकी मां ने उन्हें रोकने के लिए दोनों हाथों से एक-एक को पकड़ा और उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया, बाद में जब तुम अपने चाचा से मिलो तो उन्हें नमस्ते जरूर कहना। दोनों नन्हे बच्चों ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें झपकाईं। लंबे समय तक नहीं। क्षितिज से एक काली रोशनी की लकीर निकली और मिंग्यू समुदाय के प्रवेश द्वार के ऊपर अचानक रुक गई, जिससे एक काले त्रिकोणीय उड़ते हुए लड़ाकू विमान की विशाल और भव्य आकृति प्रकट हुई। फिर दरवाजा अपने आप खुल गया और एक आकृति बाहर उड़ गई। माता-पिता। समुदाय के द्वार पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। लाओ झांग ने भी अपनी आंखें रगड़ी। गंगनम एक्सट्रीम क्लब। यह वांग यी इतनी जल्दी लौट आया है और वह भी एक विशेष दूत बनकर। चेयरमैन जो योंगजिंग, जिन्हें मुख्यालय से अभी-अभी यह समाचार मिला था, थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। पर्यवेक्षक झूगे ताओ ने कहा, अध्यक्ष महोदय, इसका क्या मतलब है कि मुख्यालय ने एक विशेष दूत भेजा है? हमने एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल से किसी विशेष दूत के बारे में कभी नहीं सुना। जो योंगजिंग ने तीनों पर्यवेक्षकों की ओर देखा और समझ गया कि वे क्या सोच रहे थे। ज्यादा सोचो मत, हमें ऊपर से स्पष्ट निर्देश मिल चुके हैं। इस विशेष आयुक्त की पहचान गोपनीय है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। वह हमारे जियांगन जनरल हॉल के मामलों में दखल नहीं देंगे। इसके अलावा उनका पद महानिरीक्षक के बराबर है। हमें सहयोग करने के लिए कहा गया है। जो योंगजिंग ने रुककर कहा, यह नियुक्ति जनरल हॉल के प्रमुख की ओर से है। आपको इसका मतलब समझना चाहिए। झूगे ताओ और अन्य 3 पर्यवेक्षक एक ही समय में चौंक गए। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य होंग हैं, जो एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के संस्थापक हैं। वह एक शब्द से सब कुछ तय कर सकते हैं और कोई भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। चूंकि इसकी नियुक्ति और कार्यभार स्वयं होंग ने संभाला था, इसलिए न केवल जियांगन जनरल हॉल के अध्यक्ष, बल्कि जियांगन इंस्पेक्टर के साथ भी विनम्रता से व्यवहार किया जाना था। तीनों पर्यवेक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ कहा, चिंता मत कीजिए, राष्ट्रपति महोदय, हम जानते हैं कि क्या करना है। जो योंगजिंग ने सिर हिलाया और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वांग यी की प्रगति वाकई आश्चर्यजनक है। वह सिर्फ 2 महीने से प्रशिक्षण शिविर में है और वह पहले ही ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। यहां तक कि अफवाहें हैं कि वह एक मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति है। अब लगभग आधा साल बीत चुका है और मुझे आश्चर्य है कि वह कितना आगे बढ़ गया है। वह शायद मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। चरम मुख्यालय में वांग यी की पहचान की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती थी। भले ही यह आम खबर थी कि वांग यी ने हाल ही में उच्च स्तरीय युद्ध देवता मूल्यांकन पास किया है, जो योंगजिंग को इसकी जानकारी नहीं थी। तीनों पर्यवेक्षकों ने सहमति में सिर हिलाया। यह वांग यी वास्तव में एक राक्षस है। जो योंगजिंग फिर मुस्कुराया और बोला, सौभाग्य से हम पहले भी वांग यी के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार कर चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह हमें कोई परेशानी देगा। हालांकि किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए हमें कुछ समय के लिए उसके साथ ठीक से पेश आना होगा। अचानक सम्मेलन कक्ष में फोन की घंटी बजी। जो योंगजिंग ने फोन उठाया और उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। वांग यी वापस आ गया है और यंगजहौ शहर के मिंग्यू समुदाय में है। जो योंगजिंग खड़ा हुआ और बोला, चलो हम साथ मिलकर वांग यी से मिलने चलते हैं। एक हटे कट्टे सुपरवाइजर ने कहा, राष्ट्रपति जी, क्या यह नहीं कहा गया है कि विशेष दूतों को अपनी पहचान गुप्त रखनी चाहिए और कम प्रोफाइल के साथ काम करना चाहिए? क्या हमारे लिए एक साथ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है? झूगे ताओ मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं। वांग यी मूल रूप से प्रशिक्षण शिविर में एक प्रतिभाशाली छात्र था। उसके लौटने पर जियांगन जनरल हॉल जाना हमारे लिए सामान्य बात है।
किसी को कुछ भी शक नहीं होगा। जो योंगजिंग ने कहा, झूगे ताओ सही कह रहे हैं। इस बार जाने का हमारा मुख्य उद्देश्य वांग यी के प्रति हमारे जियांगनान जनरल एसोसिएशन का सम्मान दिखाना है। जहां तक हमारे रवैये की बात है, थोड़ा उत्साह ही काफी होगा, लेकिन इसे ज्यादा मत बढ़ाइए। जियांगन जनरल हॉल के 4 दिग्गज एक साथ यंगजहौ शहर की ओर चल पड़े। एक्सट्रीम क्लब ही नहीं, वांग यी अब ट्रेनिंग कैंप में भी नंबर 1 टैलेंट हैं। उनके वापस आते ही यह खबर सभी को पता चल गई। कारण यह है कि वांग यी का नाम ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग से गायब हो गया है। सभी पक्षों ने पुष्टि की है कि वांग यी ने कुलीन प्रशिक्षण शिविर से स्नातक किया है। इतने शक्तिशाली व्यक्ति की जियांगन बेस सिटी में वापसी ने तुरंत संबंधित विभागों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि वांग यी के विचारों को लेकर चिंता के कारण संबंधित जिम्मेदार अधिकारी उनसे मिलने नहीं गए, बल्कि इंतजार करते रहे कि क्या होगा। वे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल में वांग यी की विशिष्ट स्थिति नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने केवल अनुमान लगाया कि क्या वांग यी जियांगन लौटने पर जियांगन जनरल हॉल के इंस्पेक्टर का पद संभालेंगे। इस समय वांग यी अपने परिवार, वुटोंग और यंगजहौ शहर से आए अन्य योद्धाओं से बात कर रहे थे, जो यह खबर सुनकर आए थे। विला के बाहर लॉन में एक विशाल काले त्रिकोणीय उड़ने वाला लड़ाकू विमान खड़ा था और कई पड़ोसी इस मस्ती को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। जब वुटोंग ने पहली बार इस बुद्धिमान योद्धा को देखा, तो वह बहुत हैरान हुआ। उसे चरम मार्शल आर्ट्स हॉल के बुद्धिमान योद्धा का मूल्य पता था। यह कहा जा सकता है कि एक योद्धा की कीमत कम से कम सैकड़ों अरबों में होती है और विभिन्न ताकतों के लिए उसे खरीदना मुश्किल होता है, भले ही वे पूरी कोशिश करें। लेकिन वांग यी के पास वास्तव में एक था, जिससे वुटोंग ने वांग यी को थोड़ा विस्मय से देखा। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद वुटोंग और अन्य लोग वांग यी के परिवार के पुनर्मिलन में खलल नहीं डालना चाहते थे और वे जाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें बाहर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। जियांगन क्लब के 4 दिग्गज आ चुके हैं। राष्ट्रपति जी, आप यहाँ क्यों हैं? वुटोंग और योद्धाओं का एक समूह सलामी देने के लिए दौड़ा। माओ सूट पहने जो योंगजिंग ने सिर हिलाया। वांग यी अंदर है ना? गोपनीयता के कारण उन्होंने विशेष दूत वांग की पहचान उजागर नहीं की। वांग यी वापस आ गए हैं और अपने परिवार के साथ घर पर खाना खा रहे हैं। इस समय वांग यी भी बाहर आए। राष्ट्रपति जो, 3 पर्यवेक्षक, आप यहाँ क्यों हैं? हाँ, वांग यी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ गए हो? हम तुम्हारे स्वागत के लिए कुछ इंतजाम कर सकते हैं। जो योंगजिंग के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसके पीछे खड़े 3 पर्यवेक्षकों के चेहरे पर भी मुस्कान थी। मिंग्यू समुदाय के आसपास के लोगों ने वांग यी को जियांगन क्लब के 4 दिग्गजों के साथ बातचीत करते और हंसते हुए देखा और वे हैरान रह गए। हर कोई देख सकता था कि तीनों अधिकारी और अध्यक्ष जो योंगजिंग वांग यी के प्रति बहुत गर्मजोशी और विनम्र थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि वांग यी के पास इतना सम्मान और क्षमता कैसे थी कि वह 4 दिग्गजों को इतनी गंभीरता से उनसे मिलने के लिए बुला सके। वांग यी के घर की दूसरी मंजिल पर स्थित स्वागत कक्ष में वांग यी और जियांगन जनरल हॉल के 4 वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग बैठे थे। वांग यी को जो योंगजिंग और उसके साथियों की यात्रा का उद्देश्य भी पता था, इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आया और कहा, अध्यक्ष जो, मैं एक और मिशन पर वापस आया हूं। इसका जियांगन बेस सिटी मार्शल आर्ट स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आपके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आप निश्चिंत रह सकते हैं। यह सुनकर जो योंगजिंग और बाकी तीनों को काफी सुकून मिला। अलविदा कहने और जाने से पहले उन्होंने वांग यी से कुछ देर बातचीत की। जैसे ही वांग यी लौटे, यह खबर कि जियांगन जनरल हॉल के 4 दिग्गज उनसे मिलने आए, पूरे समुदाय में फैल गई और जल्दी ही विभिन्न संगठनों तक पहुंच गई। लुओ फैंग अभी भी जंगल में भटक रहा है। वांग यी ने विशेष रूप से लुओ परिवार के लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया था और वह यह खबर सुनकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। कथानक के अनुसार लुओ फैंग के लिए सिटी 003 में ली वेई और अन्य को मारने का समय लगभग आ गया है। 100 बिलियन का इनाम। वांग यी का हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था। कम से कम लुओ फैंग ने सुनहरे सींग वाले जानवर का क्लोन प्राप्त करने से पहले कुछ भी बदलने की योजना नहीं बनाई थी। फिलहाल, ये सब लुओ फैंग के लिए बस एक परीक्षा है। भविष्य के ब्रह्मांड की तूफानी लहरों की तुलना में ये चेहरे पर बहती हवा जैसी मामूली चीजें हैं। यह जानने के बाद कि वांग यी इस बार वापस आ रहा है, उसने बाहर जाना बंद कर दिया और उसका परिवार बहुत खुश था। वांग यी ने लिन यूयू और बाकी लोगों को भी बुलाया। दरअसल, तीनों लड़कियों को कल रात ही पता चल गया था कि वांग यी आज वापस आ जाएगा और वे स्कूल से छुट्टी लेकर एक साथ वापस दौड़ पड़ी, लेकिन वे आज रात से पहले समुदाय में नहीं पहुंच पाएंगी। सुबह के समय पर्दों के बीच से सूर्य की तेज रोशनी जमीन पर पड़ती है और प्रकाश की एक लकीर बन जाती है। वांग यी का कमरा वांग परिवार के विला की दूसरी मंजिल पर है। वांग यी के माता पिता पहली मंजिल पर स्थित बेडरूम में रहते हैं, जबकि वांग यी दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में अकेले रहते हैं। जमीन पर तरह तरह के कपड़े बिखरे पड़े थे, जिनमें से कई ऐसे थे जिनका वर्णन लड़कियां नहीं कर सकती थीं। वहां फटे हुए अंडरवियर भी थे। वांग यी ने अपनी आंखें खोली और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस किया, एक नर्म और गर्म शरीर उसके खिलाफ दबाया गया। हालांकि पिछली रात सुबह तक बहुत व्यस्त थी, फिर भी वांग यी को जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। बल्कि लड़की गहरी नींद में सो रही थी, उसके अंग वांग यी के मजबूत और बलिष्ठ शरीर से ऑक्टोपस की तरह लिपटे हुए थे। वांग यी ने बगल में सो रही लड़की की तरफ प्यार से देखा। जैसे ही वो हिला, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, रुको, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग यी सावधानी से बिस्तर से उठा, खिड़की पर खड़ा होकर बाहर के उजले नजारे को निहारा। उसने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही लड़की की तरफ देखा। लगता है आज मुझे इन पेड़ों और पौधों की आत्माएं ले लेनी चाहिए ताकि इनकी शारीरिक बनावट बदल जाए, वरना
खांसी। वांग यी ने हल्के से खांसा और अपने तीखे शब्दों को निगल लिया। वांग यी कल वापस आकर इतना खुश था कि वह अपने परिवार को पौधों की आत्मा देना भूल गया, लेकिन आज बहुत देर नहीं हुई है। वांग यी के दिल में परिवार के सदस्य निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण हैं और अच्छी चीजें पहले परिवार के सदस्यों को दी जानी चाहिए। यह भी मानव स्वभाव है। दूसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम में ठंडे पानी से स्नान करने और ढीले प्रशिक्षण कपड़े पहनने के बाद वांग यी दूसरी मंजिल पर अध्ययन कक्ष में गए, एक कुर्सी पर बैठे और अपने परिवार द्वारा तैयार किए गए साधारण नाश्ते को खाते हुए अपनी नोटबुक खोली। जहां तक वांग यी के माता पिता की बात है, उन्हें तो पहले ही पता चल गया था। नाश्ता तैयार करने के बाद वे अपने मोहल्ले में अपने परिचितों से मिलने चले गए, ताकि वांग यी और कई लड़कियों के घूमने फिरने की जगह बच जाए। वांग यी को तो यह भी लगा कि शायद वे आज वापस आने की योजना भी नहीं बनाएंगे। चूंकि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल और थंडर एंड लाइटनिंग मार्शल आर्ट स्कूल का मुख्यालय पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है, इसलिए अब केवल प्राचीन सभ्यताओं के खंडहर ही बचे हैं। वांग यी ने एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल का आंतरिक मंच खोला। अपने वर्तमान अधिकार के साथ वह हांग के बाद दूसरे स्थान पर था और अन्य निरीक्षकों की तरह वह मूल रूप से सभी अति गोपनीय जानकारी तक पहुंच सकता था। वांग यी को सबसे अधिक चिंता प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों की है। यह उस पुरस्कार के बारे में है जो उसे साइन इन करने पर मिलता है। पृथ्वी पर अन्य शक्तिशाली लोगों के बारे में क्या? हॉन्ग के डोमेन और थोर के 7 गुना बल के साथ वांग यी वास्तव में उन बदसूरत लोगों को गंभीरता से नहीं लेता है। दुनिया भर में प्राचीन सभ्यता के अवशेष। वांग यी ने जानकारी खोजना शुरू किया। वास्तव में वांग यी को याद आया कि मूल पुस्तक में युन्मो स्टार अंतरिक्ष यान को छोड़कर प्राचीन सभ्यताओं के लगभग सभी अन्य अवशेष खोजे जा चुके थे। वांग यी ने इसे ध्यान से पढ़ा। प्राचीन सभ्यता अवशेष संख्या 1 पृथ्वी पर खोजा गया सबसे प्राचीन सभ्यता अवशेष है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा के आसपास के जलक्षेत्र में समुद्र तल की गहराई में स्थित है। पूर्व सोवियत संघ के रेंगल द्वीप के नीचे स्थित प्राचीन सभ्यता के खंडहर संख्या 2 एक टूटे हुए अंतरिक्ष यान का मलबा है। प्राचीन सभ्यता के अवशेष संख्या 3। प्राचीन सभ्यता के खंडहर संख्या 9 दक्षिण अमेरिका में अमेज़न जंगल में कहीं गहरे स्थित है और यह कम खतरनाक प्राचीन सभ्यता के खंडहरों में से एक है। प्राचीन सभ्यता के खंडहर संख्या 12 प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह से ज्यादा दूर नहीं स्थित है। इसका समुद्र तल सतह से लगभग 5100 मीटर नीचे है और प्राचीन सभ्यता के खंडहर संख्या 12 समुद्र तल से सिर्फ 3300 मीटर नीचे स्थित है। यह एक विशाल अंतरिक्ष यान है जिसकी लंबाई 10,000 मीटर से भी ज्यादा है। प्राचीन सभ्यता के खंडहर संख्या 31 हुबेई प्रांत के शेनलोंगजिया क्षेत्र के भीतर स्थित है। यह एक विशाल गोलाकार संरचना है जिसका व्यास 800 मीटर से अधिक है। नंबर 9 सभ्यता के खंडहर। दरअसल वह आधार है जिसका इस्तेमाल युन्मो स्टार सेनाएं कुलीन सदस्यों को खत्म करने और चुनने के लिए करती थी। वे विशेष रूप से मनोविज्ञानियों को तरजीह देते थे, इसलिए प्रवेश करने के बाद अब तक किसी भी मनोविज्ञानी की मृत्यु नहीं हुई है। हालांकि योद्धाओं को बहुत बुरा हाल हुआ है, मृत्यु और चोट की दर 72% है। मूल पुस्तक में केवल इतना कहा गया है कि युद्ध के देवता प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि ग्रह स्तर प्रवेश कर सकता है या नहीं। वांग यी ने खुद से बुदबुदाया। लेकिन वांग यी का मानना है कि यह बहुत संभव है कि ग्रह स्तर तक पहुंच हासिल की जा सके। इसके अलावा वह एक मानसिक गुरु भी है और चाहे युन्मो स्टार पर परीक्षण आधार में गंजा क्रिस्टल आदमी कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर मैं रोज एक भी खोजूं तो भी मुझे दर्जनों खंडहर मिल जाएं, फिर भी 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा, वांग यी ने शांति से सोचा। और प्राचीन सभ्यता संख्या 31 जैसे खंडहर असल में एक क्षेत्र गुरु स्तर की जर्ग रानी का घर है, जिसे उल्कापिंड तारे के स्वामी ने बंद करके सुप्त अवस्था में रखा है। जर्ग का घोंसला भारी मात्रा में जहरीली गैस छोड़ता है जो त्वचा को भेद कर शरीर में प्रवेश कर सकती है। अब तक प्राचीन सभ्यता संख्या 31 में कोई भी जीवित प्रवेश नहीं कर पाया है और उसके पास पहुंचना भी लगभग नामुमकिन है। यह बहुत खतरनाक है। साइन इन करने की भी एक सीमित सीमा होती है। लंबी दूरी से साइन इन करना असंभव है। वांग यी के प्रयोग के अनुसार आप वांछित इनाम पाने के लिए तभी साइन इन कर सकते हैं जब आप साइन इन लक्ष्य स्थान से कम 100 मीटर के दायरे में हो। डेटा में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि प्राचीन सभ्यता के खंडहर नंबर 31, नंबर 1 और नंबर 12 के साथ 3 सबसे हताश स्थानों के रूप में सूचीबद्ध हैं और जो कोई भी उनमें प्रवेश करेगा वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वांग यी मूल उपन्यास के कुछ शुरुआती कथानकों से अच्छी तरह वाकिफ थे। ये 3 वीरान जगहें, खंडहर नंबर 1 और खंडहर नंबर 31, वाकई वीरान जगहें थीं। कोई ब्रह्मांडीय स्तर का बलवान भी वहां जाकर मर जाता। एक यांत्रिक अंतरिक्ष यान, एक सुप्त जर्ग रानी का घोंसला। अपने वर्तमान साधनों के साथ उसके लिए इससे कोई लाभ प्राप्त करना लगभग असंभव है। सभ्यता संख्या 12 का सबसे कम खतरनाक अवशेष भी एक क्षतिग्रस्त और जीर्ण शीर्ण अंतरिक्ष मदरशिप है। तथाकथित निराशाजनक स्थिति कमांड और कंट्रोल रूम है जहां वांग यी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते। बस साइन इन करें। इससे वांग यी को वह सब कुछ आसानी से मिल जाता है जो वह चाहता है। एकमात्र चीज भाग्य है। वांग यी के पास पहले पर्याप्त ताकत नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन खतरनाक जगहों पर नहीं जा सकता था। लेकिन अब वह ग्रह स्तर 5 का बलवान व्यक्ति है और उसने डोमेन 9 परत वज्रब्लेड मोन वाइन स्पेस रिंग पर महारत हासिल कर ली है। अब वह भी जा सकता है और जोखिम उठा सकता है। वांग यी खुद को रोक नहीं सका और उत्सुकता से सोचने लगा कि प्राचीन सभ्यता के खंडहरों से उसे क्या इनाम मिलेगा। क्लिक। इसी समय वांग यी ने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी।
गाओ योरोंग, जो अभी अभी नहाकर आई थी, अपने गीले बाल पोंछते हुए दरवाजे के बाहर से अंदर आई। उसने एक पतला सफेद लेस वाला सस्पेंडर नाइट गाउन पहना हुआ था जो उसके खूबसूरत लड़कियों जैसे शरीर को उभार रहा था। चलते हुए उसकी स्कर्ट के नीचे उसकी गोरी और गोल जांघें साफ दिखाई दे रही थी और उसके चेहरे पर एक मोहक लालिमा थी। तुम यहाँ हो? रुआ। वांग यी ने गाओ यूरोंग को गले लगाया, उसे अपनी गोद में बिठाया और उसके गाल पर चुंबन किया। गाओ यूरोंग ने उसे घृणा से दूर धकेल दिया। वांग यी को अचानक याद आया कि उस लड़की के अंडरवियर कल रात पूरी तरह से गायब हो गए थे, इसलिए वह अब स्विश। गाओ योरोंग वांग यी के पास से ऐसे उठी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका चेहरा अचानक उसके कानों तक लाल हो गया। उसने वांग यी की ओर देखा, शर्मा गई, पूह की आवाज निकाली और अध्ययन कक्ष से बाहर भाग गई। वांग यी ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। हम पहले से ही एक पुराने विवाहित जोड़े हैं। वह धीरे से बुदबुदाया। गाओ योरोंग और उसकी सहेलियां कुछ दिन वांग यी के घर पर रहीं और फिर वापस चली गईं। आखिरकार उन्हें अभी अपनी पढ़ाई जारी रखनी थी। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों सहित पौधों और पेड़ों की आत्मा ग्रहण की और कुछ ही दिनों में उनकी शारीरिक क्षमता उच्च स्तरीय सेनापति के स्तर तक पहुंच गई। हालांकि वांग यी ने उन्हें चेतावनी दी कि वे पौधों और पेड़ों की आत्मा का रहस्य आसानी से उजागर न करें। कुछ समय बाद जब दवा का असर लगभग खत्म हो जाए तो आप इसे फिर से ले सकते हैं। युद्ध के देवता जैसी शारीरिक फिटनेस हासिल करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन एक योद्धा की ताकत केवल शारीरिक फिटनेस पर निर्भर नहीं होती। हर कोई योद्धा बनने और जंगल में लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं होता, और वांग यी का भी अपने आसपास के लोगों को योद्धा बनने देने का कोई इरादा नहीं है। जब तक आपकी शारीरिक फिटनेस मजबूत है और आप स्वस्थ हैं, यह पर्याप्त है। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वांग यी ने भी अपना नया साधना करियर शुरू किया। 15 दिसंबर सुबह। आभासी अंतरिक्ष, युद्ध के देवता का महल। यह मानसिक गुरुओं की नींव है। यह एक शांत और बहुत बड़ा कमरा है। साधारण सफेद लबादा पहने वांग यी कमरे में मेज पर बैठे हैं और सितारों से सजी एक काली जिल्द वाली गुप्त किताब पढ़ रहे हैं। काली जिल्द वाली दूसरी किताब है, युद्ध के देवता के महल के नियम। युद्ध के देवता का महल प्राचीन सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त आभासी उपकरणों और एक बुद्धिमान ऑप्टिकल कंप्यूटर के संचालन का उपयोग करके हान द्वारा निर्मित एक आभासी स्थान है। दुनिया भर के युद्ध के देवता के स्तर से ऊपर के सभी शक्तिशाली लोग यहां एकत्रित होते हैं। आध्यात्मिक शक्ति मानव आत्मा और मन से उत्पन्न होती है। शरीर आत्मा का आधार और आधार है। शरीर और मन के बीच विशेष संबंध के कारण मन एक बार किसी मानव या पशु के शरीर को छू ले तो वह सीधे उसमें प्रवेश कर जाता है। इसलिए मन सीधे शत्रु के शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकता, उसे किसी माध्यम जैसे तलवार, कोई गुप्त हथियार आदि का सहारा लेना पड़ता है। मानसिक शक्ति वास्तविक या आभासी हो सकती है। अध्यात्मवादियों के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है वस्तुओं पर नियंत्रण करना और दूर से दुश्मनों को मारना। दूसरा तरीका है दुश्मन की चेतना में घुसपैठ करना और हमला शुरू करना। तीसरा प्रकार है पशुपालन। तकनीकी क्षमता के संदर्भ में एक मनोवैज्ञानिक की ताकत मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि क्या वह एक ही समय में कई हथियारों को नियंत्रित कर सकता है और सबसे मजबूत हमला शक्ति बनाए रख सकता है। एक मनोवैज्ञानिक के पास जितने अधिक हथियार होंगे, उसकी आक्रमण शक्ति उतनी ही अधिक होगी तथा वह मनोवैज्ञानिक उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। वांग यी को पता था कि यह टेलीकिनेसिस का आयाम था। पूरी पृथ्वी पर इस समय सबसे ज्यादा मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति पूर्व है, जो युद्ध देवता के महल का चौथा वक्ता है। उसकी मानसिक शक्ति का आयाम 14 तक पहुंच जाता है, जो दूसरा ग्रह स्तर है। वांग यी का टेलीकिनेसिस आयाम 8 है और वह एक ग्रह स्तरीय तृतीय क्रम मानसिक व्यक्ति है। उसका आनुवंशिक स्तर भी 3 गुना है। उनकी संयुक्त शक्ति युद्ध देवता के महल के चौथे वक्ता पूर्व से कहीं अधिक है। इस गुप्त पुस्तक में बहुत सी बातें दर्ज हैं जिसने वांग यी की आंखें खोल दी। आखिरकार मूल कथानक को जानना एक बात है और रहस्यों को अपनी आंखों से देखना दूसरी बात है। जब मानसिक शक्ति किसी व्यक्ति की अपनी चेतना के सागर में होती है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। हालांकि जब मानसिक शक्ति किसी और की चेतना के सागर में प्रवेश करती है तो न केवल उसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती, बल्कि वह दूसरे व्यक्ति की चेतना के सागर द्वारा दबा दी जाती है, जिससे वह एक स्तर तक कमजोर हो जाती है। यदि आप प्रतिद्वंद्वी को सीधे तौर पर मारना चाहते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कम से कम 3 स्तर अधिक होनी चाहिए। साधारण योद्धाओं में भी प्रबल मानसिक शक्ति होती है, लेकिन वे केवल दूर से ही वस्तुओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वांग यी ने मन ही मन सोचा। शक्तिशाली योद्धा न तो आत्मा में कमजोर होते हैं और न ही इच्छा शक्ति में। बस उनकी मानसिक शक्ति की गुणवत्ता उसी स्तर के किसी दिव्य गुरु के समान हो सकती है, लेकिन मात्रा बहुत कम होती है। आध्यात्मिक मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत ने वांग यी को आध्यात्मिक मनोविज्ञान की गहरी समझ दी। वांग यी की ज्यादातर शक्ति साइन इन करने से ही प्राप्त हुई थी। वह अक्सर इस बात को लेकर उलझन में रहते थे कि अभ्यास कैसे करें और उन्हें यह भी नहीं पता था कि शुरुआत कैसे करें। हालांकि आध्यात्मिक गुरुओं के मूल सिद्धांत ने वांग यी के लिए एक उज्ज्वल और अच्छा मार्ग बताया। आखिर साधना की यही तो विधि है। जब तक आप चरण दर चरण अभ्यास करते रहेंगे, आप हमेशा प्रगति करते रहेंगे। वांग यी ने आध्यात्मिक गुरु की नींव पुस्तक को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक और बार-बार पढ़ते हुए कई घंटे बिताए, बिना एक भी शब्द छोड़े। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह इससे परिचित हो सकते हैं और इसे कंठस्थ कर सकते हैं। गुप्त पुस्तक में कुल 18 आक्रमण विधियां दर्ज हैं। हालांकि गुप्त विधियों का स्तर बहुत कम है, फिर भी मेरे लिए अभी पर्याप्त है। वांग यी लालची नहीं है। सड़क पर कदम दर कदम चलना होगा, भोजन को एक-एक करके खाना होगा और चेक इन एक-एक करके करना होगा। वांग यी की मेज पर स्वादिष्ट खाने की प्लेटें सजी थीं।
वह कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहा था और चाय पी रहा था, साथ ही फर्श से छत तक फैली खिड़की के बाहर बादलों के खूबसूरत और मनमोहक समुद्र को निहार रहा था। आभासी दुनिया में खाने पीने की चीजें वास्तविकता जैसी ही होती हैं, या उससे भी बेहतर, और आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, वह आभासी दुनिया में साकार हो सकता है। आप जो कुछ भी वास्तविकता में प्राप्त कर सकते हैं, उसका आनंद यहाँ लिया जा सकता है, और यहाँ तक कि जो चीजें वास्तविकता में उपलब्ध नहीं हैं, उनका भी आनंद यहाँ लिया जा सकता है। बस आपको पैसे की जरूरत है। इसे लोगों का आध्यात्मिक स्वर्ग कहा जा सकता है। इस आभासी अंतरिक्ष का दृश्य सचमुच अलग है। वांग यी को ताजगी महसूस हुई और वह आभासी ब्रह्मांड की विशालता और जादू के लिए तरसने लगे। और उनका मानना है कि वह दिन अब दूर नहीं है। युद्ध के देवता का महल। वांग यी ने केक का एक टुकड़ा खाया और मेज पर रखे युद्ध के देवता के महल के नियम को देखा। दरअसल वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिसमें युद्ध के देवता के महल की संरचना और नियमों का संक्षिप्त विवरण था। युद्ध देवता का महल प्रथम वक्ता होंग और द्वितीय वक्ता ले शेन द्वारा स्थापित मानव योद्धाओं का सबसे शक्तिशाली संगठन है। पृथ्वी पर युद्ध के सभी देवता और युद्ध देवताओं से परे सभी प्राणी युद्ध देवता के महल के सदस्य हैं। युद्ध के देवता के महल का प्रबंधन, जिसे युद्ध के देवता के महल की संसद के रूप में भी जाना जाता है, केवल वे प्राणी जो युद्ध के देवता से आगे निकल गए हैं, संसद के सदस्य बनने के योग्य हैं। दूसरे शब्दों में, यदि वह चाहें तो वांग यी अब संसद के सदस्य बन सकते हैं। संसद में 5 अध्यक्ष होते हैं, प्रथम अध्यक्ष, द्वितीय अध्यक्ष तथा इसी प्रकार 5वें अध्यक्ष तक। ये 5 लोग पृथ्वी पर 5 सबसे शक्तिशाली लोग हैं। यह देखकर वांग यी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। होंग और लेई शेन ठीक हैं, लेकिन अन्य 3 वक्ता तीसरे ग्रह स्तर से ऊपर नहीं हैं। उनकी ताकत होंग और लेई शेन से कहीं कम है। शायद होंग और लेई शेन का यही विचार है कि वे अध्यक्ष पद पर आसीन हो सकते हैं। युद्ध देवता के महल में स्थिति 3 स्तरों में विभाजित है: साधारण सदस्य, पार्षद और वक्ता। साधारण सदस्य सभी युद्ध के देवता हैं। संसद के सभी सदस्य ऐसे प्राणी हैं जो युद्ध के देवता ग्रह स्तर से भी श्रेष्ठ हैं। केवल 5 वक्ता हैं और वे पृथ्वी पर 5 सबसे शक्तिशाली लोग हैं। इसके बाद कुछ और परिचय हुए। उन्हें पढ़ने के बाद वांग यी को युद्ध के देवता के महल की प्रारंभिक समझ हो गई। जैसे ही वांग यी ने युद्ध देव महल के आभासी स्थान में प्रवेश किया, होंग, जिसने पूरे आभासी स्थान को नियंत्रित किया, ने तुरंत बुद्धिमान ऑप्टिकल कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त की। वांग यी नहीं आया और अपने कमरे में ही अभ्यास कर रहा है। हांग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बहुत संतुष्ट भी। उनकी राय में अभ्यास के प्रति वांग यी का संयमित और व्यवहारिक रवैया ही एक सच्चे योद्धा का काम है। इससे होंग को वांग यी के साथ अधिक जुड़ाव महसूस हुआ तथा उनसे उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ गईं। आखिर इतने सालों से पूरी धरती का भाग्य उसके और थोर के भरोसे चल रहा है। सच कहूं तो हांग भी थोड़ा थक गया है। वांग यी, मुझे आश्चर्य है कि तुम भविष्य में कितनी दूर तक जा सकोगे। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह यूरोप और एशिया के संगम पर स्थित है और 371,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन अब यह राक्षसों का भी स्वर्ग बन गया है। आसमान नीला था और सफेद बादल तैर रहे थे। अचानक हवा में से एक काली रोशनी की लकीर निकली और कैस्पियन सागर के ऊपर रुक गई। गो। आसपास के पहाड़ों और बर्फ से ढकी चोटियों पर रहने वाले पक्षी राक्षसों के एक समूह ने तुरंत इस बिन बुलाए मेहमान को खोज निकाला। कई प्रमुख पक्षी नेताओं के नेतृत्व में हजारों पक्षी और जानवर उस स्याही जैसे काले धातु के त्रिकोणीय उड़ने वाले लड़ाकू विमान की ओर दौड़ पड़े। एक पल के लिए आकाश विभिन्न पक्षियों से बने बादलों से भर गया। स्विश। उड़ते हुए लड़ाकू विमान का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक काले बालों वाला लड़का, जिसने धूसर काली लड़ाकू वर्दी, काले लड़ाकू जूते पहने थे और पीठ पर 2 गहरे लाल रंग की तलवारें लटका रखी थीं, बाहर निकला। उसने अपना सिर घुमाया और उड़ते हुए राक्षसों के विशाल झुंड को देखा। उसके चेहरे पर एक जानलेवा मुस्कान थी। थूश 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 थूश। काले बालों वाले लड़के से एक ही समय में दर्जनों चांदी की रोशनियां निकली, जो ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक भयानक गति से कुछ ही दूरी पर उड़ते हुए राक्षस की ओर बढ़ रही थी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सामने खड़े प्रभु स्तर के राक्षसों ने तुरंत भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। उनकी विशाल पुतलियां तेजी से फैल गईं, जो मौत और उनके डर की चांदी जैसी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। कश-कश। उनमें प्रतिरोध करने की जरा भी शक्ति नहीं थी। प्रकाश एक क्षण में उनके आर पार होकर पीछे से निकल गया। जो उड़ते हुए राक्षस उनके पीछे पीछे आ रहे थे, वे भी उसी भाग्य से बच नहीं सके। प्रत्येक चांदी की रोशनी की गति ध्वनि की गति से 10 गुना से भी ज्यादा थी। इसके अलावा वांग यी ने एक ही समय में दर्जनों उड़ने वाले चाकुओं को नियंत्रित किया। हालांकि अधिकतम आक्रमण शक्ति तक नहीं पहुंचा जा सका, लेकिन प्रत्येक उड़ने वाले चाकू का बल 10 लाख किलोग्राम से ज्यादा था। इन राक्षसों के लिए, जो अधिकतम स्वामी स्तर के थे, यह एक तरफा नरसंहार था। हर तरफ खून ही खून उड़ रहा था। पलक झपकते ही वांग यी के लड़ाकू विमान के आसपास के सभी उड़ते हुए राक्षस मारे गए और एक बड़ा इलाका खाली हो गया। विशाल उड़ने वाले राक्षसों की लाशें बारिश की बूंदों की तरह गिर रही थीं और वांग यी सामग्री इकट्ठा करने में बहुत आलसी था। वे उड़ने वाले राक्षस जो बहुत दूर होने के कारण मारे नहीं गए थे, वे तुरंत भयभीत हो गए, अजीब आवाजें निकालने लगे और पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गए। जाहिर है, उनके नासमझ दिमाग ने यह भी समझ लिया था कि उनके सामने खड़ा दुबला पतला इंसान ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वे खिलवाड़ कर सकें। वांग यी इन राक्षसों पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। 27 नंबर की सभ्यता के खंडहर यही हैं। वांग यी ने नीचे विशाल अंतर्देशीय झील को देखा।
मानव द्वारा खोजे गए प्राचीन सभ्यता के दर्जनों अवशेष मूलतः दूरस्थ, खतरनाक और पहुंचने में कठिन स्थानों पर हैं, अन्यथा उन्हें बहुत पहले ही खोज लिया गया होता। ज्यादातर लोग यह जानने के बाद कि इसका कोई मूल्य नहीं है, इसे वापस लेने का मन बना लेते हैं। आखिरकार यह असंभव है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वांग यी एक रोशनी की लकीर में बदल गया और गहरे पानी में डूब गया। झील में राक्षस भी थे, लेकिन वे वांग यी का मुकाबला नहीं कर सकते थे और आसानी से मारे जा सकते थे। वांग यी पानी की तलहटी में पहुंचे, कीचड़ में घुस गए और गहराई में जाते रहे। जल्द ही वांग यी को लगभग 2000 मीटर नीचे चट्टान की परत में एक विशाल गुहा दिखाई दी। उस गुहा में एक अनोखी काली इमारत थी जो किसी मानव निर्मित लोहे के टॉवर जैसी थी, जिसकी सतह पर अकल्पनीय आकृतियां थीं। आसपास इंसानों द्वारा छोड़े गए निगरानी कैमरे भी थे, लेकिन वांग यी को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह एक मनोवैज्ञानिक के रूप में अपनी क्षमता दिखा रहा था और उसे पकड़े जाने का डर नहीं था। दुनिया में कई शक्तिशाली लोग हैं जो प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों में रुचि रखते हैं और उनकी खोजबीन करते रहे हैं। वांग यी ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं। प्राचीन सभ्यता के खंडहर संख्या 27 को हानिरहित माना जाता है और उनका लगभग पूरी तरह से अन्वेषण और उत्खनन किया जा चुका है, इसलिए उनका मूल्य बहुत कम है। दूसरे शब्दों में, यहाँ की सभी मूल्यवान चीजें विभिन्न पार्टियों द्वारा लंबे समय से छीन ली गई हैं, तथा केवल खाली खोल ही बचा है। जब वांग यी विचित्र शैली वाले काले लोहे के टॉवर के 100 मीटर के भीतर पहुंचे, तो उन्होंने अपना सिर उठाया और चुपचाप प्राचीन सभ्यता के इस अवशेष को देखा और खुद से बुदबुदाया, प्रवेश करें। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 1 टन लिंकाफू स्टार अयस्क। लिंकाफू स्टार अयस्क को पैनल स्थान में रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग यी ने अपनी चेतना को पैनल स्पेस में टटोला और देखा कि एक स्पेस ग्रिड में एक अतिरिक्त खनिज प्रतीक था। यह रूप रंग उसके सामने स्थित काले लोहे के टॉवर की सामग्री से काफी मिलता जुलता था। लिंकाफू स्टार अयस्क। वांग यी का मुंह फड़क उठा। यह क्या चीज है? साइन इन पैनल द्वारा यादृच्छिक पुरस्कार दिए जाने का नकारात्मक पहलू सामने आया है। इस तरह की चीजें असल में वांग यी की ताकत बढ़ा सकती हैं, जैसे हथियार कवच या ऐसा ही कुछ। वांग यी कितना सुधार कर सकते हैं और क्या उन्हें इसकी जरूरत है, यह एक अलग बात है। लिंकाफू अयस्क वास्तव में ब्रह्मांड का एक अच्छा अयस्क है और संभवतः 9 स्तर तक का है। हालांकि पृथ्वी पर मौजूदा तकनीक के साथ इसे संसाधित करना असंभव है। वांग यी फिलहाल यहीं रुक सकते हैं और देखेंगे कि बाद में वह इसे ब्रह्मांड में बेच सकते हैं या नहीं। इस बार यह असफल रहा। वांग यी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता स्तर के अध्यात्मवादी नंबर 27 सभ्यता खंडहर में आ गए हैं। वह चला गया है। कोई समस्या नहीं पाई गई। प्राचीन सभ्यता के खंडहरों में वांग यी की उपस्थिति को विभिन्न बलों द्वारा छोड़े गए निगरानी कैमरों द्वारा भी रिकॉर्ड किया गया और सभी पक्षों को भेजा गया। हालांकि चूंकि वांग यी बस आए और एक नजर डाली और बिना कोई असामान्यता दिखाई चले गए, इसलिए इस रिपोर्ट को तुरंत नजरअंदाज कर दिया गया। वांग यी एक लड़ाकू विमान के केबिन में बैठे थे और अपनी ठुड्डी को छू रहे थे। मैंने सभ्यता संख्या 9 के खंडहरों में यथाशीघ्र प्रवेश करने की अनुमति के लिए एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल में आवेदन कर दिया है। मुझे नहीं पता कि हम कब प्रवेश कर पाएंगे। प्राचीन सभ्यताओं के सभी अवशेष स्वामी विहीन नहीं हैं, कुछ पर विभिन्न शक्तियों का नियंत्रण है। उदाहरण के लिए, दक्षिण अमेरिका के अमेज़न जंगल में स्थित सभ्यता संख्या 9 के अवशेषों का विभिन्न पक्षों, मुख्य रूप से एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूलों द्वारा संयुक्त रूप से अध्ययन किया जा रहा है। यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल की सहमति लेनी होगी। वांग यी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और उन्होंने ब्लैक गॉड सेट प्राप्त किया है। उनके लिए सभ्यता संख्या 9 के खंडहरों में प्रवेश करना उचित है। लेकिन यदि वह सक्रिय रूप से आवेदन नहीं करता है, तो उसे पता नहीं होता कि उसकी बारी कब आएगी। सबसे पहले सभी अन्य स्वामित्वहीन प्राचीन सभ्यता अवशेषों पर हस्ताक्षर करें, फिर विभिन्न दलों द्वारा नियंत्रित सभी प्राचीन सभ्यता अवशेषों पर हस्ताक्षर करें और अंत में 3 उजाड़ स्थानों पर। यह वांग यी की योजना है। यह एक विशाल उजाड़ रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहां पूरे आसमान में पीली रेत उड़ रही है। टकराना। एक आकृति आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी, जिसमें एक मानव आकृति दिखाई दे रही थी, जो काले चमड़े के कवच से ढकी हुई थी। उसकी पीठ पर 2 रक्त लाल तलवारें थीं, केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। फुसफुसाहट। काली रोशनी ज्वार की तरह फैल गई और एक काले विंडब्रेकर में बदल गई, जिससे एक सुंदर काले बालों वाला लड़का दिखाई दिया, जिसने ग्रे काले रंग की लड़ाकू वर्दी पहन रखी थी। यह वांग यी था। अब उसके शरीर पर कवच के 3 टुकड़े हैं, मौन बेल त्वचा से जुड़ी हुई है और फिर एसएस स्तर का लड़ाकू सूट, ब्लैक गॉड सूट है। अफ्रीका के मिस्र क्षेत्र में स्थित इस प्राचीन सभ्यता के खंडहरों ने मुझे वास्तव में एक प्रथम स्तरीय बल तलवार दी है। वांग यी की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। प्रथम स्तर की बल तलवार पृथ्वी पर बने हथियारों की तुलना में बहुत उच्च गुणवत्ता वाली होती है, तथा इसकी शक्ति को अत्यधिक बढ़ाने के लिए इसमें बल भी मिलाया जा सकता है। यह ऐसी चीज है जिसकी तुलना पृथ्वी पर निर्मित कोई भी हथियार नहीं कर सकता। यह अफसोस की बात है कि केवल एक ही है और मुझे 2 तलवारों का उपयोग करने की आदत है। वांग यी को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में बहुत खुश था। फुसफुसाहट। एक काला त्रिकोणीय बुद्धिमान लड़ाकू विमान क्षितिज से उड़कर वांग यी के पास रुका। हैच अपने आप खुल गया और वांग यी अंदर उड़ गया। जाओ, कहीं और जाकर जांच कराओ। वांग यी बहुत खुश था। एक दिन में दर्जनों प्राचीन सभ्यता के अवशेष उनके साइन इन करने की प्रतीक्षा में रहते हैं। यूरोप, आइसलैंड।
डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए होस्ट को बधाई और इनाम 1 मिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्के हैं। ब्लैक ड्रैगन सिक्का आपके पैनल स्थान में रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। कुनलुन, डेथ वैली। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए बधाई। इनाम, एक ब्लैक बैटन स्वैम्प स्नैक का अंडा। ब्लैक बैटन स्वैम्प स्नैक अंडा आपके पैनल स्थान में रखा गया है। याद रखें, ब्लैक बैटन स्वैम्प स्नैक एक बेहद खतरनाक प्रजाति है। यह ग्रह स्तर पर पैदा होता है और इसकी प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी होती है। अगर आपको इसे पालना नहीं आता तो कृपया इसे अपनी मर्जी से न पालें। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। अफ्रीका, सहारा रेगिस्तान। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए बधाई। इनाम, एक हेलू स्टार जीन एनहांसमेंट पोशन ग्रेड बी। हेलू स्टार जीन संवर्धन औषधि आपके पैनल स्थान में रखी गई है। याद रखें, यह औषधि केवल हेलू लोगों पर ही प्रभावी है। इसका उपयोग करने वाले पृथ्वीवासियों की मृत्यु दर 99.999% है। कृपया सावधानी से प्रयोग करें। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। यूरोप, आल्प्स। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम, उस ब्रह्मांडीय क्षेत्र के निर्देशांक जहां पृथ्वी स्थित है। समन्वय रिकॉर्डर को पैनल स्थान में रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और जोरदार बारिश हो रही थी। यूरोप और एशिया के संगम पर स्थित एक मैदानी इलाके में बिजली की तरह चमकती हुई एक रोशनी की किरण हवा में उड़ रही थी। सचमुच। वांग यी ने अपना माथा रगड़ा, यह सोचते हुए कि कैसे वह इन दिनों दुनिया भर में घूम रहा था, खासकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों की तलाश में। वह दिन ब दिन साइन इन कर रहा था और थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। मुख्यतः पुरस्कार के लिए। कुछ पुरस्कार वांग यी के लिए बहुत उपयोगी हैं, कुछ को वह केवल असहाय होकर देख सकता है और कुछ का उपयोग वह आत्महत्या करने के लिए भी कर सकता है। लेकिन कुल मिलाकर वांग यी को बहुत लाभ हुआ। टकराना। बुद्धिमान प्रणाली ने लड़ाकू विमान के अंदर की स्क्रीन चालू कर दी, जिस पर चाइना टीवी से प्रतिदिन सुबह के समाचार प्रसारित हो रहे थे। वांग यी ने हाल ही में इस आदत को बनाए रखा है और इसका कारण निश्चित रूप से है। 1 दिसंबर को सुबह 3:25 बजे विनीना पोलेनास के बेटे और एचआर एलायंस के चीनी क्षेत्र के कार्यकारी अध्यक्ष ली वेई की सिटी 003 के बाहरी इलाके से 50 किलोमीटर दूर जंगली इलाके में एक सड़क पर हत्या कर दी गई। हत्या का स्थान है। पीड़ित के परिवार ने हत्यारे के लिए 100 अरब चीनी युआन का इनाम रखा है। उद्घोषक की आवाज लड़ाकू केबिन में गूंज उठी। वांग यी ने स्क्रीन पर आश्चर्यजनक समाचार देखा और कहा, यह अंततः आ गया है। ली वेई उच्च स्तरीय युद्ध देवता गिद ली याओ और बिच्छू विनीना पोलेनास के पुत्र हैं और वह इकलौता बच्चा है। भाग्यवश वह टाइगर फैंग टीम में शामिल हो गया जो लुओ फैंग के खिलाफ द्वेष रखती थी और संयोग से उसकी मुलाकात लुओ फैंग से हो गई जो अभी अभी सिटी 003 से बाहर आया था। युवा मास्टर ली वेई घमंडी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नाजुक है। टाइगर फैंग टीम के कप्तान पान्या के एक ही शब्द पर उन्होंने अपने 2 अंगरक्षकों को लुओ फैंग से निपटने का आदेश दिया। लुओ फैंग एक आध्यात्मिक गुरु हैं और उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और कत्लेआम शुरू कर दिया। उन चारों को मार डालो। श्रीमान और श्रीमती लियाओ का सिर्फ यही एक बेटा है और वे उसे अपना जीवनदान मानते हैं। जब उनके बेटे की हत्या हुई तो वे हत्यारे को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने 100 अरब का इनाम रखा। पूरी दुनिया से हत्यारे का पता लगाने के लिए कहना भी लुओ फैंग को भयभीत कर देता है। वांग यी इस दौरान अभ्यास और हस्ताक्षर करने में व्यस्त लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वह गुप्त रूप से लुओ फैंग के मामलों पर ध्यान दे रहे थे। समाचार प्रसारण सुनने के बाद वांग यी को एक बार फिर लियाओ के परिवार के लिए दया और सहानुभूति महसूस हुई, क्योंकि उनके अयोग्य बेटे ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। फिर भी 100 बिलियन का इनाम लुओ फैंग पर बहुत दबाव डालता है, लेकिन यह उसके लिए एक प्रेरणा भी है। इस दुःस्वप्न से बचने के लिए लुओ फैंग लगातार तनाव में था और मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। वांग यी को पता था कि अगर कथानक में बदलाव नहीं हुआ तो लुओ फैंग अगले साल मार्च के अंत में अभिजात वर्ग के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो जाएगा और फिर तेजी से आगे बढ़ेगा। फिर वह बिना किसी खतरे के युद्ध के देवता के शिखर तक बढ़ गया और ली याओ को जमीन पर कुचल दिया। एकमात्र चीज जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है वह है लुओ फैंग का परिवार। हालांकि वांग यी हॉन को पहले ही बता देंगे और उन्हें लुओ फैंग के परिवार की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए कहेंगे और यह अनुमान लगाया जाता है कि कुछ भी नहीं होगा। मूल कथानक में लुओ फैंग ने सभ्यता नंबर 9 के खंडहरों में संपर्क खो दिया, जिससे ली याओ को लुओ फैंग के माता-पिता और परिवार से निपटने का अवसर मिला। अब जबकि हॉन विशेष ध्यान दे रहा है, यदि मामला आगे बढ़ाया जाता है तो संभवतः पूरे एचआर गठबंधन को स्वयं व्यवहार करना होगा, ली याओ और उनकी पत्नी का तो कहना ही क्या। बेशक ये भविष्य की बातें हैं और हम नहीं जानते कि ऐसा कभी होगा भी या नहीं। निश्चित रूप से मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। वांग यी ने अपने दिल में आह भरी। जब लुओ फैंग जंगल से लौटेगा तो वह 2 महीने के लिए जियांगन बेस सिटी में रहेगा। वह वापस जाकर लुओ फैंग के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर सकेगा और उसके संपर्क में भी रह सकेगा। हालांकि लुओ फैंग को अभी भी नहीं पता था कि उसका अच्छा दोस्त अब एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का एक वरिष्ठ कार्यकारी और उच्च स्तरीय युद्ध देवता स्तर का मनोवैज्ञानिक था।
वांग यी ने दूसरों से भी इसे गुप्त रखने के लिए कहा, इसलिए अब तक कुछ लोगों को छोड़कर एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में बहुत से लोग वांग यी की असली स्थिति नहीं जानते हैं। यह भी वांग यी द्वारा लिया गया निर्णय था ताकि प्रारंभिक कथानक में बहुत अधिक परिवर्तन न हो। इस समय लुओ फैंग, जो दूर जंगल में था, यह नहीं जानता था कि एक अच्छा दोस्त था जो अक्सर उसकी परवाह करता था। सोवियत संघ में बर्फ और बर्फ के बीच एक सैन्य शिविर के भूमिगत अड्डे में वांग यी आवेदन पास करने के बाद सोवियत संघ द्वारा नियंत्रित इस प्राचीन सभ्यता के अवशेष तक पहुंचे। यह भी उन कुछ अवशेषों में से एक है जो सीधे मानव द्वारा नियंत्रित हैं और जिनमें सुरक्षित रूप से प्रवेश और निकास किया जा सकता है। वांग यी ने अपने सामने जादुई इमारत को देखा, जो एक साथ उलझी हुई अनगिनत चांदी सफेद लताओं की तरह लग रही थी और दर्जनों किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर रही थी। इस क्षेत्र में न केवल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अप्रभावी है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण भी अन्य जगहों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक है। आम लोग बिना सुरक्षा उपायों के यहां प्रवेश नहीं कर सकते। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए बधाई। इनाम, एक लेसबोस फल। लेसबोस फ्रूट को पैनल स्थान में रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। वांग यी ने किसी प्राचीन सभ्यता के खंडहरों की खोजबीन करने का नाटक किया। दरअसल इस जगह की खोज पहले ही हो चुकी थी और अब इसका इस्तेमाल शोध के लिए करना ज्यादा जरूरी था। वांग यी आसानी से अंदर जा पाया क्योंकि सोवियत रूसी सेना उसे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का एक उच्च स्तरीय अधिकारी मानती थी। सुनहरे साइन इन पैनल के नीचे विभिन्न साइन इन आइटम एक पंक्ति में व्यवस्थित हैं और आखिरी ग्रिड में एक फल है जो चांदी के खजूर जैसा दिखता है। फल की सतह पर कुछ अजीबोगरीब शिराओं जैसे पैटर्न हैं जो धुंधले से दिखाई देते हैं और एक बर्फीली सांस छोड़ते हैं। वांग यी को चांदी के फल से जानकारी मिली और उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या यह वास्तव में मानसिक शक्ति में बहुत सुधार कर सकता है? यदि इसका उपयोग छठे स्तर से नीचे के गृह स्तर पर किया जाता है तो यह एक या दो स्तरों तक सुधार करने में सक्षम होना चाहिए। वांग यी की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। उनकी वर्तमान शारीरिक फिटनेस गृह स्तर 5 पर है, जबकि उनकी मानसिक शक्ति अभी भी गृह स्तर 3 पर है। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, आपकी प्रगति उतनी ही धीमी होगी। क्या आपने नहीं देखा कि हांग और लेई शेन इतने सालों से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी छठे या 7वें गृह स्तर पर ही हैं? मानसिक शक्ति का विकास आनुवंशिक ऊर्जा की तुलना में धीमा है। सोवियत रूस में हस्ताक्षरित यह चांदी का फल वांग यी के लिए एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। सर्दी का मौसम था, हवा ठंडी थी और आसमान शीशे जैसे धूसर बादलों से ढका हुआ था। किसी समय बर्फबारी शुरू हो गई और लहराते हुए बर्फ के टुकड़ों ने जमीन को ढक लिया, ठंडी दुनिया को शुद्ध सफेद धुंध की एक परत में ढक दिया। जियांगन बेस सिटी के यांगजहौ शहर में सड़क के किनारे एक बारबेक्यू रेस्तरां में 2 आदमी खिड़की के पास एक मेज पर बैठे थे। सोचो तो, बहुत समय हो गया तुम्हारे साथ इस तरह खाना खाए हुए। बेहद खूबसूरत काले बालों वाला, क्रिस्टल जैसी साफ और गहरी आंखों वाला और अवर्णनीय स्वभाव वाला लड़का बांस की डंडियों पर चिकन के पंखों को काटते हुए स्पष्ट स्वर में बोला। उसके सामने एक युवक था जिसके छोटे काले बाल थे, वह लंबा, पतला और मजबूत था और सीधा बैठा था। तुम्हारे प्रशिक्षण शिविर में जाने के बाद से यह पहली बार है जब हम एक साथ मिले हैं। लुओ फैंग को भी लगा कि दुनिया में चीजें अप्रत्याशित हैं। यह विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर कैसा दिखता है? वह थोड़ा उत्सुक था। वांग यी ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया, वहां जाकर समझ जाओगे। लुओ फैंग को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन वह जोर से हंसा। तो मुझे बाद में जाकर जरूर देखना होगा। ठंडी बियर पीते, बारबेक्यू खाते और यूं ही पुरानी बातें करते हुए लुओ फैंग को सुकून का एहसास हुआ। उसके लिए, जिसने अभी अभी कई जिंदगी मौत के संकट झेले थे और अब 100 अरब युआन के इनाम का बोझ भी उसके सिर पर था, पुराने दोस्तों के साथ खाना खाना और खुलकर बातें करना एक दुर्लभ अनुभव था। वांग यी के दिल में भी एक अजीब सी अनुभूति हुई जब उसने अपने सामने खड़े उस युवक को देखा जो परिचित तो था पर अपरिचित था। उसे अचानक एक वाक्य याद आया, आप सोचते हैं कि आप नायक हैं, लेकिन दूसरों की नजर में आप सिर्फ एक सहायक भूमिका हैं। हर कोई अपने जीवन का नायक है और उसका अपना अद्भुत जीवन है। 12 जनवरी 2057। वांग यी ने सिर्फ अभ्यास नहीं किया और प्राचीन सभ्यता के अवशेषों की खोज नहीं की, बल्कि जब वह जियांगन बेस सिटी की एक व्यस्त व्यावसायिक सड़क पर चेनयान के साथ खरीदारी कर रहे थे तो उन्होंने अचानक अपने सेल फोन की घंटी बजती सुनी। वांग यी ने उस सुंदर लड़की पर नजर डाली जो चारों ओर देख रही थी, अपनी पतलून की जेब से मोबाइल फोन निकाला और उसे खोला। यह एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल से एक ईमेल था। क्या आप यहाँ हैं? वांग यी को आश्चर्य नहीं हुआ। विशेष दूत वांग यी, कृपया 15 जनवरी को शाम 6 बजे से पहले होंगनिंग बेस सिटी में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के वैश्विक मुख्यालय में पहुंचें। उस समय कई युद्ध देवता एकत्र होंगे और एक साथ प्राचीन सभ्यता खंडहर संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। ... उद्धरण चिन्ह। इसके बाद सभ्यता संख्या 9 के अवशेष के बारे में कुछ सामग्री दी गई है। वांग यी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे। सभ्यता संख्या 9 के खंडहर और कुछ अन्य खंडहर जैसे दुनिया के 3 सबसे खतरनाक स्थान ऐसी चीजें हैं जिनका उन्होंने अभी तक पता नहीं लगाया है। सभ्यता संख्या 9 के खंडहर अपेक्षाकृत कम खतरनाक हैं। हालांकि वांग यी अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे वास्तव में परीक्षण में भाग लेने के लिए अंदर जाना चाहिए या बस इनाम पाने के लिए बाहर हस्ताक्षर करना चाहिए और चले जाना चाहिए। क्या हुआ? शेनयान, जो वांग यी के साथ था, ने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ गड़बड़ है और उसने चिंता से पूछा। कोई बात नहीं, मुझे बस घर का बिस्तर बहुत छोटा और मजबूत नहीं लग रहा था, इसलिए मैं सोच रहा था कि उसे बड़ा बिस्तर लगा दूं या नहीं।
वांग यी यह सच तो नहीं बताएगा कि वह प्राचीन सभ्यताओं के खंडहरों में रोमांचकारी यात्रा पर जा रहा था। वाह गुंडे। शेन यान का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने वांग यी की कमर पर चुटकी काटी। जियांगनान विश्वविद्यालय के पास जियांगनान के मुख्य शहरी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध विला समुदाय है। सुविधानुसार वांग यी ने चेन यान और अन्य लोगों के रहने के लिए यहाँ एक एकल परिवार विला खरीदा है। दरअसल वे यहाँ तभी आते हैं जब वांग यी उनसे मिलने आते हैं। आमतौर पर वे तीनों स्कूल के छात्रावास में रहते हैं। वांग यी के पास एक स्मार्ट लड़ाकू विमान है। दुनिया भर में साइन इन और अभ्यास करने के अलावा वह हफ्ते में 1 या 2 बार जियांगन विश्वविद्यालय आता है। हालांकि जब वह आता है तो वे इंटरनेट के जरिए भी उससे संपर्क कर सकती हैं ताकि तीनों लड़कियों को अकेलापन महसूस न हो। वांग यी ने जो विला खरीदा है वह दूसरे आलीशान विला जैसा ही है। बस फर्क इतना है कि उसने अपने बेडरूम में जो बिस्तर लगाया है वह बड़ा और मजबूत है। कहा जाता है कि यह एक खास सामग्री से बना है जो प्रभु स्तर के राक्षसों के हमलों को भी झेल सकता है। अन्यथा मुझे हर सप्ताह बिस्तर बदलना पड़ता है जो बहुत परेशानी भरा होता है। अब वह खुलेआम एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता स्तर के मानसिक गुरु और एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। जियांगन बेस सिटी में उनकी स्थिति और पद सर्वश्रेष्ठ में से एक है। यहां तक कहा जा सकता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पैरों के एक झटके से पूरे जियांगन को 3 बार हिला सकते हैं। यहां तक कि एचआर एलायंस को भी उनके प्रति विनम्र होना पड़ता है, अन्य लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई भी इतना अंधा नहीं होगा कि उसके लिए परेशानी खड़ी कर दे। वांग यी, जिन्होंने साधना, जीवन और प्रेम को संतुलित किया है, वे सौम्य दुनिया में लिप्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हर दिन दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर हस्ताक्षर करने पर जोर देते हैं। उसने पाया कि जैसे जैसे उसकी शक्ति का स्तर बढ़ता गया, उसके लिए सामान्य स्थानों पर अच्छी चीजों के लिए साइन इन करना मुश्किल होता गया। यहां तक कि युद्ध के देवता से परे के प्राणियों के निवासों और खोहों में भी उनके लिए उसे उपयोगी पुरस्कार देना मुश्किल हो गया। प्राचीन सभ्यता के अवशेषों ने उन्हें कई आश्चर्य दिए और उन्हें मजबूत भी बनाया। अब वांग यी ग्रह स्तर के 6ठे स्तर के योद्धा और ग्रह स्तर के 5वें स्तर के अध्यात्मवादी बन गए हैं। उनकी प्रगति इतनी तेज है कि अगर हांग और लेई शेन को पता होता तो उन्हें भी यकीन नहीं होता। 15 जनवरी की दोपहर को वांग यी ने अपने परिवार और प्रेमी को विदाई दी और अपने बुद्धिमान लड़ाकू जेट ब्लैक ड्रैगन में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के वैश्विक मुख्यालय पहुंचे। चूंकि नंबर 9 सभ्यता के खंडहर ब्लैक गॉड सूट जैसे प्राचीन सभ्यता के सुरक्षात्मक उपकरण नहीं ला सकते, इसलिए केवल पृथ्वी के सुरक्षात्मक उपकरण ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि प्राचीन सभ्यता के खंडहरों से हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वांग यी उस ब्लैक गॉड सूट को खोल देता है जिसने पहले ही मालिक को पहचान लिया था। खोलने का तरीका बहुत आसान है। बस उस खून को बाहर निकाल दें जो सूट की पहचान के समय उसमें टपका था। यहां आते समय उसने मो यून टैंग को भी एक जंगल में छोड़ दिया और बाहर आकर उसे वापस ले गया। ब्लैक गॉड सूट को अंतरिक्ष रिंग में डालने के बाद वांग यी लड़ाकू वर्दी पहने और 2 तलवारें लिए हुए एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के वैश्विक मुख्यालय के द्वार में प्रवेश किया। विशाल अंतरिक्ष यान भवन के अंदर वांग यी का पहुंचते ही एक लाउंज में स्वागत किया गया। विशाल लाउंज में दर्जनों सीटें थीं और अंदर पहले से ही 7 लोग मौजूद थे, जिनमें 3 चीनी, 2 गोरे और 2 भारतीय थे। वांग यी ने कुछ देर तक तीनों चीनी युद्ध देवताओं के साथ बातचीत की और फिर उन्हें बैंगनी लकड़ी से बने एक शांत कमरे में ले जाया गया, जिसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी और लोगों को शांति का एहसास हो रहा था। काले कपड़े पहने एक आदमी शांत कमरे में वांग यी और उसके समूह की ओर पीट करके खड़ा था, लेकिन उसकी पीठ भी लोगों को हृदय की गहराइयों से विस्मय का अनुभव करा रही थी। मास्टर, वांग यी और अन्य 8 ने थोड़ा झुककर कहा। हांग ने मुड़कर वांग यी और बाकियों पर नजरें गड़ा दी। वह वांग यी की तरफ थोड़ा रुका और उदासीनता से बोला, सभ्यता संख्या 9 के खंडहरों में घुसने के खतरे तो तुम्हें पता ही होंगे। अगर तुम अभी नहीं जाना चाहते तो वापस जा सकते हो। वांग यी और अन्य 8 लोग चुप रहे। ठीक है, हॉन्ग ने और कुछ नहीं कहा। मनमोहक फुसफुसाहट। दरवाजे के बाहर एक धुंधली सी आकृति जमा हो गई। यह एक रहस्यमयी महिला थी जिसने काला लबादा, सुनहरा मुखौटा और लंबे काले बाल पहने हुए थे। मुखौटे ने उसका चेहरा ढक रखा था, इसलिए सिर्फ उसकी आंखें, नाक और मुंह ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन इससे भी साफ जाहिर था कि वह बेहद खूबसूरत थी, खासकर उसकी आंखें, जो बेहद मनमोहक थीं। हॉन्ग के 3 निजी रक्षकों में से एक, याओ आओ, हमेशा से उसके प्रति वफादार रही है। वह पृथ्वी पूर्व की दुनिया, डिवोरिंग द स्टॉर्स की सबसे प्रमुख महिला पात्रों में से एक है। यह पहली बार था जब वांग यी ने याओ आओ को व्यक्तिगत रूप से देखा। वह उसे करीब से देखने से खुद को रोक नहीं पाया और पाया कि वह वास्तव में एक मिश्रित नस्ल की लड़की थी। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न जंगल में रात के समय एक कियांकुन श्रेणी का बुद्धिमान लड़ाकू विमान बहुत ऊंचाई से तेजी से नीचे की ओर उड़ रहा था और फिर धीरे धीरे उतर रहा था। क्या यह सभ्यता संख्या 9 के खंडहरों का स्थान है? वांग यी सहित कई युद्ध देवताओं ने जो खंडहरों में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, चारों ओर देखा। यह जंगल में एक बंजर भूमि है और कोई भी राक्षस यहां तक पहुंचने का साहस नहीं करता। जैसे जैसे वांग यी की ग्रह स्तर 5 आध्यात्मिक शक्ति फैलती गई, वह आसानी से सैकड़ों मीटर भूमिगत मानव आधार की खोज कर सका। याओ आओ के जाने के बाद लाल वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा वांग यी और अन्य लोगों को भूमिगत लिफ्ट से बेस में लाया गया। बेस हॉल के सामने की घुमावदार मिश्र धातु की दीवार टूट गई, जिससे एक गोलाकार मार्ग दिखाई देने लगा। मैंने देखा कि इस गोलाकार मार्ग के पहले 2 या 3 मीटर मिश्र धातु से बने थे और अंदर का भाग एक अजीब काले और भूरे रंग का था, मानो मार्ग उलझे हुए पेड़ों की जड़ों से बना हो। मार्ग के अंत में दर्पण जैसी एक वस्तु थी जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। कई युद्ध देवता जो पहली बार यहां आए थे, आश्चर्यचकित रह गए।
केवल वांग यी ने चुपचाप गोलाकार मार्ग को देखा और खुद से बुदबुदाया। दाखिल करना। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम, युन्मो स्टार आध्यात्मिक गुरु 24 स्टार गॉड्स की मुख्य गुप्त तकनीक। आपका टेलीकाइनेटिक आयाम बढ़ गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। बज। एक क्षण के लिए वांग यी का मन उसकी आत्मा के साथ कांप उठा। एक रहस्यमय और अविश्वसनीय शक्ति ने चुपचाप उसकी आत्मा की चेतना को बदल दिया। अनगिनत यादें आत्मा में गहराई से अंकित हैं, मानो उन्हें हजारों हथौड़ों से कठोर बनाया गया हो। एक पल में ही उन्होंने उल्कापिंड तारे के मूल रहस्य को जान लिया, जिसे 24 सितारा देवता कहा जाता है। वृत्ताकार मार्ग के सामने हस्ताक्षर करने और आत्मचेतना की शक्ति को स्वीकार करने में केवल एक क्षण लगता है, एक सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं। दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वांग यी ने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली और गहरी सांस ली। मूलतः जब वांग यी की मानसिक शक्ति ग्रह स्तर तक पहुंच गई, तो उसकी मानसिक शक्ति का आयाम 8 था। यद्यपि उसने कुछ समय तक प्रशिक्षण लिया था, लेकिन जिस गति से उसकी मानसिक शक्ति का आयाम बढ़ा, वह हमेशा बहुत धीमी थी। लेकिन अब 24 सितारा देवताओं के आध्यात्मिक गुरु की गुप्त विधि ने वांग यी की मानसिक शक्ति के आयाम को सीधे 24 तक बढ़ा दिया है। टेलीकिनेसिस का आयाम अचानक 3 गुना हो गया। इसका मतलब यह है कि अब वह एक ही समय में 24 हथियारों का उपयोग कर सकता है, और प्रत्येक हथियार अपने अधिकतम आक्रमण मूल्य तक पहुंच गया है। इसके अलावा युन्मो स्टार की मुख्य गुप्त तकनीक के रूप में, हालांकि स्तर ऊंचा नहीं है, फिर भी 24 सितारा देवताओं की शक्ति पृथ्वी की शक्ति से कहीं अधिक है। हान द्वारा दिए गए आध्यात्मिक मन गुरुओं की नींव इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। 24 सितारा देवताओं की गुप्त तकनीक की आक्रमण विधि अधिक अप्रत्याशित और रहस्यमय है, जिसने वांग यी की युद्ध प्रभावशीलता को अदृश्य रूप से बहुत बढ़ा दिया है। वांग यी ने गहरी सांस छोड़ी। यह सही निर्णय साबित हुआ और इस बार मुझे बहुत लाभ हुआ। वांग यी के लिए ऐसे पुरस्कार जो उसकी ताकत बढ़ा सकें, सबसे महत्वपूर्ण है। मार्ग के प्रवेश द्वार पर खड़े युद्ध के देवता चुप थे और वांग यी पहले अंदर चले गए, एक शब्द भी कहे बिना। बाकी लोग एक दूसरे की ओर देखते हुए गलियारे में उसके पीछे चले गए, और एक एक करके प्रकाश की किरणें उत्सर्जित करने वाले गोलाकार दर्पण में गायब हो गए। यह एक अर्धगोलाकार छत वाला ब्लैक होल है। पूरा ब्लैक होल सैकड़ों वर्ग मीटर में फैला है। ब्लैक होल की छत से स्वप्निल प्रकाश की किरणें नीचे की ओर चमकती हैं, जिससे पूरा हॉल स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। क्या यह प्राचीन सभ्यता का खंडहर नंबर 9 है? वांग यी हॉल में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। यकीनन वहां सिर्फ वही था। वास्तव में सभी युद्ध देवता जो आए थे, एक समान हॉल में अकेले प्रकट हुए थे। योद्धा और अध्यात्मवादी 2 अलग अलग परीक्षण चैनल हैं, वांग यी समझ गए। बाहरी दुनिया की नजर में नंबर 9 सभ्यता के खंडहर टाइप ए और टाइप बी चैनलों में विभाजित हैं। हालांकि वे सभ्यता संख्या 9 के खंडहरों का असली रहस्य नहीं जानते हैं। अचानक एक धुंधली रंगीन रोशनी ने वांग यी को घेर लिया। यह लगभग 1 मिनट तक चला। एक लयबद्ध और कठोर ध्वनि अचानक पूरे ब्लैक हॉल में गूंज उठी। मैं आ रहा हूं। वांग यी बहुत शांत था, क्योंकि वह जानता था कि यह अवशेष अड्डा असल में वही जगह है जहां युन्मो स्टार उच्च श्रेणी के प्रशिक्षुओं का चयन करता था, और यह खासतौर पर मनोविज्ञानियों के लिए अनुकूल था। यहां आने वाले सभी मनोविज्ञानी घायल तो हो सकते थे, लेकिन मरे नहीं। उसके हाथ पर लगी संचार घड़ी से आवाज आई, अलार्म अलार्म अलार्म। फिर क्रिस्टल रस्सियों ने वांग यी को जोंगजी की तरह लपेटा। वांग यी ने विरोध नहीं किया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जल्द ही ऐसा लगा कि निरीक्षण पूरा हो गया है, और सभी क्रिस्टल स्पष्ट क्रिस्टल रस्सियों को जल्दी से वापस ले लिया गया और ऊपरी दीवार में एकीकृत कर दिया गया। उसी समय शब्दों का एक लंबा पैराग्राफ एक बार फिर पूरे ब्लैक हॉल में गूंज उठा। एक्स एक्स। चीनी भाषा में इसका अर्थ है, बधाई हो, आपके मस्तिष्क की चौड़ाई 24 है, जो 18 से अधिक है। आप इस परीक्षण केंद्र के एलीट पैसेज में प्रवेश के लिए पात्र हैं। 5000 वर्षों में यह पहली बार है जब एलीट पैसेज खुला है। कृपया 15 मिनट प्रतीक्षा करें। वांग यी ने आंखें झपकाईं। क्या यह बिल्कुल वैसा ही व्यवहार नहीं है जैसा मूल उपन्यास में लुओ फैन के साथ हुआ था? लेकिन मैं ग्रह स्तरीय 5वीं श्रेणी का अध्यात्मवादी हूं और मेरी दूरगति का आयाम 24 तक पहुंच गया है। क्या यह बहुत बचकाना नहीं है? एक्स। काले हॉल में आवाजों की झड़ी लग गई और दीवारें धीरे धीरे कांपने लगीं। वांग यी ने अपनी संचार घड़ी की ओर देखा, जिस पर एक संदेश लिखा था, कृपया एलीट चैनल में प्रवेश करें। काले हॉल की दीवार पर एक गहरा और अथाह काला मार्ग दिखाई दिया, और मार्ग के बगल में जटिल पाठ थे, जो घड़ी पर प्रदर्शित पाठ के बहुत समान थे। वांग यी ने कुछ नजरें डाली और उड़कर अंदर आ गया। जल्द ही आगे सड़क पर 9 मोड़ दिखाई देने लगे। वांग यी ने बाईं ओर का चौथा चैनल चुना। कुछ ही क्षण में इस कांटे के अंत में 9 और कांटे प्रकट हो गए। वांग यी ने फिर भी बाईं ओर से चौथे को चुना। साथ ही उन्होंने आसपास के वातावरण की जांच करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति भी फैलाई, लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी मानसिक शक्ति मार्ग की दीवारों को भेद नहीं सकी और अलग थलग पड़ गई। इसके तुरंत बाद वांग यी रुक गया। उसके आगे और पीछे सड़क के 9 मोड़ों से काले वस्त्र और चांदी ग्रे रंग का मुखौटा पहने एक आदमी बाहर निकला। वांग यी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। काले वस्त्र पहने ये 9 आदमी बाहरी लोगों का आकलन करने के लिए खंडहरों द्वारा बनाए गए राक्षस होने चाहिए, लेकिन वांग यी को लगा कि वे युद्ध के देवता के स्तर के नहीं हैं। बूम। काले वस्त्र पहने 18 पुरुष एक साथ आगे बढ़े, उनकी आकृतियां प्रकाश और छाया की धुंधली रेखा में बदल गईं, उनकी विस्फोटक गति तुरंत ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक हो गई।
सामान्य ग्रह स्तरीय 5वीं श्रेणी के योद्धा भी शायद इतनी विस्फोटक गति प्राप्त नहीं कर पाते। मर जाओ। वांग यी की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और 18 उड़ते हुए चाकू बाहर निकले, 18 सुंदर चाप बनाते हुए और सभी काले वस्त्र पहने हुए पुरुषों में से एक की ओर फट पड़े। उसी समय उसने तलवार को पीछे खींच लिया। जमीन उसी समय उसने तलवार को पीछे खींच लिया, जमीन पर जोर से पैर पटका और 9 परत वाली वज्र तलवार की 7 गुनी शक्ति अपने पैरों में भर ली। एक भयानक गैस विस्फोट के साथ वह तीर की तरह निकल पड़ा। टकराना। काले वस्त्रधारी जिस व्यक्ति पर वांग यी के 18 उड़ते चाकुओं ने एक साथ हमला किया था, उसने चांदी भूरे दस्ताने पहने अपने हाथों से उड़ते चाकुओं का सीधा सामना किया और उन्हें आश्चर्यजनक गति से रोकने की कोशिश की। लेकिन जाहिर है कि वह थोड़ा धीमा था। वांग यी की दूर गति के नियंत्रण में 18 उड़ते चाकुओं ने चतुराई से काले वस्त्रधारी व्यक्ति के अवरोध को टाल दिया और सभी ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर हमला कर दिया। एक धीमी आवाज के साथ मारा गया हिस्सा टूट गया और उसमें दरार पड़ गई और पूरा व्यक्ति तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया और उस गलियारे की दीवार से टकराया जो उलझी हुई काली और भूरी पेड़ की जड़ों से बनी लग रही थी। ठूश 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 ठूश। पफ 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 पफ। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति को जो पीछे की ओर उड़ रहा था, स्वयं को संभालने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि बिजली की गति से उसका पीछा कर रहे 18 उड़ते चाकुओं ने उसकी गर्दन काट दी। वांग यी के अपने आनुवंशिक स्तर पर प्रत्येक उड़ता हुआ चाकू किसी ग्रह स्तरीय 6ठे या 7वें क्रम के मानसिक व्यक्ति के पूर्ण शक्तिशाली हमले के बराबर है। कुल 18 चाकू थे जो अविश्वसनीय तेजी से काले वस्त्र पहने उस आदमी के शरीर पर वार करते थे। इसके बाद एक डरावनी टूटने की आवाज आई। काले वस्त्रधारी व्यक्ति का सिर काट दिया गया। वांग यी की वर्तमान ताकत को ग्रहों के स्तर पर असामान्य माना जाता है।